वेलकम टू रिव्स बायोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक सी टर्म्स थी जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर लगाया होगा, हर एक चीज समझी होगी और आज आप फिर उस लेक्चर को लगा करके इस लेक्चर पे आए होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि मेंडल कौन था और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि हु वाज मेंडल, मेंडल कौन था। तो आओ सुनाऊं आपको आज मैं मेंडल की एक कहानी। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हु वाज मेंडल। आ जाओ। मेंडल का जो पूरा नाम है वो था जेजर जॉन मेंडल। कब बर्न हुआ था? 1822 में। कहाँ पे बर्न हुआ था? इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया 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 क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री है। ऑस्ट्रिया में कौन सी जगह पे उसका जन्म हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था ब्रोन नाम की एक जगह थी। ब्रोन नाम की एक जगह थी, वहां पे हमारा मेंडल ऑस्ट्रिया में एक यूरोपियन कंट्री में उसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1822 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब मेंडल की कुछ कहानी सुन लो जो कि आप जानोगे तो आप समझोगे कि मेंडल तो बड़ा ही एक इंटेलिजेंट पर्सन था। देखो, मेंडल एक बहुत ही गरीब फैमिली से था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हाई लेवल का एजुकेशन, हाई लेवल की स्टडी कर पाए। तो जब वो स्कूल में था तो स्कूल में उसका इंटरेस्ट किस में था? सबसे ज्यादा उसका इंटरेस्ट था मैथ्स और बॉटनी में। इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स प्लस फिजिक्स। अच्छा, मेंडल को मैथ्स और फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था और वो उसमें बहुत ज्यादा, वो इंटेलिजेंट भी बहुत है। मैथ्स उसको बहुत बड़ी आती थी। तो टीचर ने देखा कि यार ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट और होनहार बच्चा है लेकिन है बहुत गरीब है, तो इसको ना मतलब हाई एजुकेशन के लिए कहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो उसके माँ बाप ने जैसे तैसे करके कुछ पैसे वैसे इकट्ठे किए और उसको भेजा आगे पढ़ने के लिए। मतलब जब वो कॉलेज में गया, पहले तो उसका इंटरेस्ट मैथ्स और फिजिक्स में था, बट जब वो कॉलेज में गया तो कॉलेज में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। कहाँ बढ़ने लगा? बॉटनी की ओर। ठीक है, बॉटनी की ओर उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। ठीक है, जैसे तैसे करके बेचारा पढ़ाई कर ही रहा था तो उसको डिप्रेशन हो गया। अब आप सबको पता है कि डिप्रेशन कितना बुरा होता है। क्यों हुआ उसको डिप्रेशन? क्योंकि मेंडल बेचारा बहुत ही सेंसिटिव था मेरी तरह, और मेंडल को हो गया डिप्रेशन। सेंसिटिव जो लोग होते हैं ना, उनको जरा सी कोई बात बोल देता तो वो दिल पे ले लेते हैं। तो दुनिया के हार्शनेस अब बर्दाश्त नहीं होती है किसी किसी को, जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते, सॉफ्ट हार्टेड होते, वेरी इनोसेंट, है ना। तो अब उस बेचारे को हुआ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के चलते उसने जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन अब टाइम आया उसकी शादी का। तो अब जिस बंदे को डिप्रेशन हो जाए तो उसका तो हर किसी चीज से इंटरेस्ट उठ जाता है। उसका तो दुनिया में कहीं में, मतलब शादी में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। दुनिया की जो मोह माया है सबसे उसका मन उठ गया। तो मेंडल ने फिर शादी भी नहीं की। उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊंगा, और वो बन गया फिर मॉन्क। अब देखो, जो बंदा शादी नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई खुशियां नहीं है, बस पढ़ाई में लगा हुआ है, दुनिया की उसे कोई होशो हवास ही नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है और उसने शादी नहीं की। अब आपको बोले आपको डिप्रेशन हो जाए तो आप तो कहोगे मैं तो शादी करूंगा। तो बंदे ने शादी तक नहीं की। जब उसने शादी नहीं की फिर वो बन गया मॉन्क। मॉन्क बन गया। मॉन्क क्या होता है? रिलीजियस पर्सन। रिलीजियस पर्सन। अब देखो, अब ये क्या करने लगा? रिलीजियस था तो वर्शिप करने लगा, वर्शिप ऑफ गॉड। अब बंदे को गॉड में ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब बंदा मॉन्क, जैसे आप रिलीजियस पर्सन बन जाओ या मैं रिलीजियस पर्सन बन जाऊं, आप रिलीजियस पर्सन बन जाओ तो आप क्या करो? दिन रात भगवान की पूजा करो, है ना, अपने अपने गॉड्स को पूजो। तो वो सब मेंटल करने लगा कि बंदे को ना किसी चीज में इंटरेस्ट है ना कुछ है। अब देखो कितनी लाइफ जंड भी हो गई है, शादी तक नहीं की, फिर बंदे को कहाँ किस चीज में इंटरेस्ट होना है। ठीक है, वर्शिप ऑफ गॉड। ठीक है, और कहाँ पे रहने लगा? मोनेस्ट्रीज में। मोनेस्ट्री में रहने लगा। ठीक है, छोटी छोटी झूंपड़ियां होती हैं, मोनेस्ट्री में रहने लगा। वहीं पे बेचारा अब अपनी लाइफ गुजारने लगा।
तो उसने शायद 10 साल तक उसने वहाँ पे आसपास जो मोनेस्ट्रीज थे, वहाँ पे स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे मतलब बच्चों को पढ़ाया उसने, ठीक है, वहाँ पे बच्चे आते थे ना पढ़ने के लिए, तो बच्चों को भी उसने पढ़ाया। तो जब वो मोनेस्ट्री में रहने लगा तो मोनेस्ट्री के आगे उसका एक गार्डन था, ठीक है, मोनेस्ट्री जहाँ पे वो रहता था, जहाँ पे वो मॉन्क बना वर्शिप करता था गॉड की, रिलीजियस पर्सन बन चुका था, तो उसके जो झोंपड़ा है, जो मॉन्क है, उस मोनेस्ट्री है, उसके आगे एक गार्डन था, और उस गार्डन में उसने ग्रो करवाया, क्या ग्रो करवाया, पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट उसने ग्रो करवाया। अब देखो यार, अपने खाने के लिए उसने ग्रो करवाया होगा, ऐसे जैसे हम घर में खेती बाड़ी करते हैं वैसे। अब उसका ध्यान तो नहीं था ना कि मैं इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पे पी प्लांट के, मैं एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, अभी उसे कुछ पता नहीं था एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, बट उसने तो ऐसे ही लगाया होगा कि मैं पी प्लांट लगा लेता हूँ। अब पी प्लांट भी बड़े, मतलब पी भी बड़े प्रकार के होते हैं, तो उसने गार्डन पी लगाया, गार्डन पी। गार्डन पी का नाम क्या है बोटेनिकल, पाइजम सटाइवम। अब आपको पता है कि जो आपका बोटेनिकल नेम होता है, उसमें जो जीनस स्पीशीज का जो नाम होता है, पहला लेटर स्मॉल होता है और अलग अलग से हम अंडरलाइन करते हैं। अब एक होता है स्वीट पी, बड़े प्रकार के पी होते हैं। स्वीट पी क्या होता है, लथाइरस ओडोरेटस। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना कि मेंडल ने किस पी पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो आपका आंसर होना चाहिए गार्डन पी, पाइजम सटाइवम, ठीक है। अब ये जब उसने लगा दिए तो क्या हुआ, अब उसने देखा कि यहाँ से उसका ध्यान जो है वो अपने उस एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाने लगा, उसका ध्यान जाने लगा। देखो अब आपको पता है कि उसने जो प्लांट लगाए, तो उसने देखा कि इस गार्डन में जो मैंने प्लांट लगाए हैं वो तो बहुत, मतलब कुछ प्लांट बहुत ज्यादा बड़े और कुछ प्लांट पिद्दू पिद्दू से। उसने क्या देखा, उसने देखा कि कुछ प्लांट, पी प्लांट जो है वो बहुत ही, उनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, और कुछ प्लांट जो है उनकी हाइट जो है वो बिल्कुल पिद्दू पिद्दू से है, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, ठीक है। जब उसने ये वाले प्लांट देखे, कुछ प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, कुछ प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, तो उस समय पे हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट होता था। हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी ये है कि आपके जो माता पिता के करेक्टर, अब दोनों को मिक्स कर लो तो वही करेक्टर बच्चे में जाएंगे। यही होता है ना, कि मतलब मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? Inheritance is a process where characters are passed from parents to progeny। बच्चे, माँ बाप से जो करेक्टर बच्चों में जाते हैं, मतलब जो जिन माँ बाप में वही बच्चों में जाएंगे, तो जो करेक्टर माँ बाप में वही बच्चों में जाएगा आगे। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वेरिएशन क्या है? डिग्री बाय विच प्रोजेनीज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब अपने माँ बाप जैसे हो आप, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आप 100% अपने माँ बाप जैसे नहीं हो, कुछ डिफरेंस, कुछ वेरिएशन होंगे। तो इनहेरिटेंस क्या है? इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी यही है कि जो कैरेक्टर आपके माँ बाप में है, जो जीन्स आपके माँ बाप में है, एक माँ का बाप का दोनों का कैरेक्टर मिला लो और वही कैरेक्टर बच्चे में जाएंगे। तो उस समय पे हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट होता था। किसका कॉन्सेप्ट होता था? हेरिडिटी का। तो उसका ध्यान गया यार कि मतलब अगर ये माँ है, अगर ये माँ है और ये बाप है, ठीक है, तो आगे इनका कैरेक्टर, आगे जो इन दोनों में अगर आप मेटिंग करवा दोगे तो इसका जो आगे बच्चा होगा वो तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, वो तो इंटरमीडिएट होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। क्योंकि एक अगर बाप इतना ज्यादा लंबा है, माँ की हाइट बहुत छोटी है, तो दोनों का कैरेक्टर जब मिलेगा तो उसका जो बच्चा आगे होगा, जो प्रोजेनी होगी, उसका हाइट तो ना ज्यादा लंबा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा। इधर तो इंटरमीडिएट हाइट होनी चाहिए ना, इंटरमीडिएट हाइट होनी चाहिए। उसने कहा मेंडल ने कि इंटरमीडिएट हाइट होनी चाहिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। तो यार उसका दिमाग घूम गया, बट ऐसा तो है नहीं है वहां कोई प्लांट। वहां तो उसने देखा कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे, और उसने कहा कि मैं तो देखूं इन दोनों को मेट करा के, इन दोनों की क्रॉसिंग करवा के, है ना, इन दोनों का आपस में मीटिंग करवा के मैं देखूं तो सही कि इन दोनों के करैक्टर मिला करके जो बच्चा आगे बनेगा वो कैसा होगा। क्योंकि उसे तो वहां पे वैसा कुछ दिखा नहीं है जैसा वो सोच रहा था, हेरिडिटी का कोई कंसेप्ट वहां पे उसको नहीं मिला। तो धीरे धीरे अब उसका दिमाग जाने लगा कि मैं ये चीज करके देखता हूँ। तो उस बंदे ने फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स, उसका एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट हुआ? हाँ, स्टार्ट एक्सपेरिमेंट इन, कब स्टार्ट किया था? 1856 से लेकर 1863 तक, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखना।
मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कब किए थे? 1856 से लेकर 1863 तक उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को करा था। स्टार्ट कब करा? 1856 को। कहां तक? 63 तक। मतलब 7 साल लगे उसको ये एक्सपेरिमेंट्स करने पे। ठीक है, अब ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट्स भी किए और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसने 3 लॉज भी दिए जिनको हम मेंडल लॉज के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों लॉज दिए थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो 7 साल तक इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। अब 7 साल एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद अब इसका मन था कि मैं अपने काम को पब्लिश करूं। सो कब इसने अपना वर्क पब्लिश करा था? कब करा था? पब्लिश्ड हिज वर्क 1865। पब्लिश तो करा। देखो यार, ब्राउन में रह रहा था तो जर्नल्स ऑफ ब्राउन में इसने अपने काम को पब्लिश भी करा। लेकिन जब इसने अपना काम पब्लिश करा तो इसको किसी ने नहीं पूछा। मतलब नई नई डिस्कवरी थी, तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स थे, तो किसी ने कहा कि मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया? देन रिजेक्टेड। बेचारा देखो यार कितना काम किया, डिप्रेशन हुआ, 7 साल एक्सपेरिमेंट्स करे यार। हमें कोई बोले हम तो 7 दिन 7 मंथ्स भी कोई एक्सपेरिमेंट करने बैठे तो हम नहीं कर सकते ना, और बंदे को साथ में डिप्रेशन भी हो। तो बंदे ने यार 7 साल तक वो किया, बट किसी ने पूछा तक नहीं उसको। एंड देन ही वॉज रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये मरा कब था? 1884 को। ठीक है, इसकी डेथ कब हुई थी? 1884 में। 1865 में इसने अपना काम पब्लिश करा और मर गया ये 1884 में। ठीक है, अब रिजेक्शन के बाद क्या हुआ वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मेंडल का काम रिजेक्ट तो कर दिया गया था, बट इन 1900 his work was rediscovered by 3 scientists and gave credit to Mr. Mendel। ठीक है, 1900 में उसके काम को फिर से रीडिस्कवर्ड, मतलब फिर से डिस्कवर किया था। 3 साइंटिस्ट थे। वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? ह्यूगो डी वराइज, इनका नाम याद रखना, कार्ल कोरेंस, यार क्या लिख रही हूँ, कार्ल कोरेंस, एंड द थर्ड वन इज एरिक वॉन शर्मात। एरिक वॉन, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, हमारा जो मिस्टर मेंडल था उसका काम 1865 में पब्लिश्ड करा जर्नल्स ऑफ ब्राउन में, ऑस्ट्रिया में, बट हिज वर्क वाज रिजेक्टेड। अब देखो यार, मरा कब? 1884 में तो मर गया, 1865 में अपना काम पब्लिश किया, लेकिन उसके बाद उसको किसी ने नहीं पूछा, मतलब किसी ने पूछा तक नहीं उसको। लेकिन 1900 में मरा कब? 1884 में। उसके अंदाजा लगा लो, तकरीबन 35 साल बाद, उसके मरने के 35 साल बाद उसके काम को रीडिस्कवर किया गया था 3 साइंटिस्ट ने, और उन्होंने कोई चोरी कोई चपारी नहीं की। वो चाहते तो क्रेडिट खुद भी ले सकते थे। वो मरा हुआ बंदा था, कौन पूछता कि ये काम मेंडल ने किया था। अब ये 3 साइंटिस्ट बड़े ही ईमानदार थे, ये चालाकी कर सकते थे ना। अब इसका काम, ये मतलब इसका किया हुआ काम, ये खुद का नाम भी तो दे सकते थे कि ये हमने काम किया। ईमानदार थे, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट इन्होंने मिस्टर मेंडल को दिया कि उसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखना। ठीक है, अब उन्होंने देखा यार कि हाँ, मेंडल ने जो जो मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो जो उसने लॉज दिए, ठीक है, तो बंदा सही था, सही एक्सपेरिमेंट्स किए, ऐसा ही होता है। इन तीनों को पता चल गया कि यार उसका काम क्यों रिजेक्ट किया गया, होता तो ऐसा ही है। तो अब उसका काम क्या था, मेंडल ने किया क्या था, अब हमारे लिए जानना वो जरूरी है। उसने कैसे लॉज दिए, कैसे सेल्फिंग करवाई, कौन कौन से करैक्टर लिए, अब उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। आ जाओ, मेंडल्स वर्क। अब मेंडल का काम क्या क्या था? उसने देखा कि कुछ करैक्टर्स के बड़े ही खतरनाक ट्रेट्स हैं आगे। करैक्टर क्या है? मेरी हाइट इज माय करैक्टर, मतलब मेरा हाइट जो है ये मेरे करैक्टर है। अब मेरी हाइट पिद्दू सी होनी है या मेरी हाइट काफी लंबी होनी है, ये मेरा ट्रेट है। तो उसने देखा कि कुछ करैक्टर्स के बड़े ही खतरनाक अजीब अजीब ट्रेट्स हैं। कोई प्लांट तो इतना ज्यादा लंबा है, कोई प्लांट तो पिद्दू सा है, छोटा सा है।
तो उसने कहा कि यार मैं स्टडी तो करने चला हूँ, लेकिन एक प्लांट पे कितने करेक्टर हो सकते हैं। अब हाइट, सिर्फ हाइट ही करेक्टर नहीं है, प्लांट की हाइट तो करेक्टर है। लीव्स कहाँ पे लगे हैं, कैसे हैं, फ्लावर का कलर क्या है, फ्लावर ऊपर लगा है या साइड पे लगा है, वो जो पॉड है, पॉड की शेप कैसी है, साइज कैसा है, ग्रीन है, क्या है, क्या बला है। तो एक प्लांट के तो बहुत सारे करेक्टर्स होंगे, तो मैं तो इतने सारे करेक्टर्स को स्टडी कर ही नहीं पाऊंगा। तो उसने कहा कि भैया मैं लूंगा 7 करेक्टर, मैं सिर्फ 7 करेक्टर को लूंगा और 7 करेक्टर को मैं स्टडी करूंगा, इतने सारे तो मेरे से नहीं होंगे। तो वो 7 करेक्टर कौन से थे, चलिए देखते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को यहाँ जगह ज्यादा चाहिए फिर। तो ये वाले 7 करेक्टर मिस्टर मेंडल ने लिए स्टडी करने के लिए। कौन कौन सा करेक्टर था, देखो करेक्टर ये वाले लिए उसने, मतलब 7 करेक्टर ये वाले लिए, और डोमिनेंट और रिसेसिव। मैंने आपको बताया ना कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट वो है जो जिसका ज्यादा दबदबा होता है, और रिसेसिव वो है जो दब के रह जाता है। अभी बताऊंगी फिर से। पहला वाला करेक्टर उसने लिया पी पोड शेप, मटर का जो पोड है उसकी शेप कैसी है, मतलब उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए या फिर ऐसी जोड़ियों वाला होना चाहिए। आप तो चाहोगे ना कि आपको अच्छा वाला पॉड मिले, अच्छी वाली शेप होनी चाहिए उसको। तो हमारे लिए डोमिनेंट क्या है, फुल कलर, मतलब सॉरी फुल शेप, पूरी ऐसी अच्छी वाली शेप होनी चाहिए। इसका रिसेसिव क्या है, कंस्ट्रिक्टेड, मतलब जो दब के है, जो अच्छा नहीं दिखने वाला है, वो कंस्ट्रिक्टेड हो गया। दूसरा करेक्टर उसने लिया कि जो पी का पोड है उसका कलर कैसा होना चाहिए। डोमिनेंट में तो ग्रीन आया, तो ग्रीन वाला जो, जैसे आप मार्केट जाते हो तो जब आप मटर लेते हो तो अब कैसा वाला, येलो वाले मटर, वो जो येलो वाला पोड होता है वो तो नहीं ना उठा के लाते, आप ग्रीन लेके आते हो, ठीक है। तो दिस इज ग्रीन इज डोमिनेंट, और रिसेसिव क्या था, येलो। उसके बाद उसने दूसरा लिया कि पी के अंदर जो सीड्स हैं उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। अब आपके लिए जो राउंड राउंड होगा, गोल मटर का दाना आप चाहोगे कि हमें ये वाला मिले, तो रिंकल्ड हो गया कि ऐसा जोड़ियों वाला, इसका रिसेसिव हो गया। देन उसने देखा कि सीड का कलर कैसा होना चाहिए। इधर तो उल्टा ही हो गया, सीड का कलर तो ग्रीन होना चाहिए ना, डोमिनेंट में ग्रीन होना चाहिए। अब आप चाहोगे कि वो जो ग्रीन वाला जो मटर का दाना है वो ग्रीन होना चाहिए, येलो तो कोई नहीं चाहेगा। तो इधर को येलो आ जाता है डोमिनेंट, और इधर को ग्रीन आ जाता है। अब उसने देखा कि फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए। फ्लावर का कलर देखा उसने, जो वॉयलेट है वो डोमिनेंट है, तो व्हाइट बेचारा कहाँ से डोमिनेंट होगा, है ना, व्हाइट की तो कोई औकात ही नहीं है। फ्लावर का पोजीशन, अब फ्लावर जो साइड साइड पे है, एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है, ऐसे जो साइड साइड पे होते हैं फ्लावर्स वो एक्सियल होती है उनकी पोजीशन। एंड टर्मिनल हो गया, जो टिप पे लगता है, तो टर्मिनल इज रिसेसिव एंड एक्सियल इज डोमिनेंट। अब प्लांट की हाइट इज करेक्टर, देन तो आगे उसका, मतलब ये आगे उसके ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टॉल इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ, जो छोटा वाला प्लांट की हाइट है वो रिसेसिव है। अब मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट कैसे होता है रिसेसिव पे, हाउ डोमिनेंट ओवर रिसेसिव, एक कैसे दूसरे को दबा देता है, तो उसका आगे रिजल्ट क्या आता है। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो बताती हूँ मैं कि कोई रिसेसिव पे डोमिनेंट कैसे होता है। अब आपको मैंने बताया कि आप जो टॉल है उसको आप टी से रिप्रेजेंट करते हो, और जो स्मॉल है उसको आप छोटे वाले टी से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मान लो ये क्रोमोसोम है दोनों, ठीक है। तो मान लो इसके पास नॉर्मल वाला जीन है, नॉर्मल जीन है, और इसके पास डिफेक्टेड है, सॉरी अभी दोनों मतलब नॉर्मल है, एक तो ये हो गया नॉर्मल है, ठीक है। अब इसके ऊपर डीएनए भी होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ आपको। अब जो नॉर्मल है, मान लो आपको आपने उसको बड़ा वाला टी लिखा और इसको भी बड़ा वाला टी लिखा, अब इन दोनों का क्रॉसिंग करवा दो, टी आएगा, मतलब इधर को क्या आ गया, टॉल आ गया। अब एक और कंडीशन है, मान लो एक तो नॉर्मल है, यहाँ पे जो जीन है वो नॉर्मल है, बड़ा वाला टी है, और मान लो इधर को एक जीन डिफेक्ट हो गया, मतलब उसको डिफेक्टेड जीन है यहाँ पे, तो डिफेक्टेड। अब अगर मैं इन दोनों में क्रॉसिंग करवा लूं तो टी आएगा, पर यहाँ पे इस वाले ने डोमिनेंट करा इसको, ये क्या आएगा, इसको टॉल लिखेंगे हम, इसको भी टॉल, इसको भी टॉल। कैसे, इधर तो बड़ा वाला टी भी है, छोटा वाला टी भी है, मतलब टॉल भी है, ड्वार्फ भी है, तो टॉल कैसे आ गया, इधर ही डोमिनेंट करा। मान लो ये वाला जो जीन था ये नॉर्मल था, अब नॉर्मल है तो नॉर्मल प्रोटीन बना लेगा। मान लो इन दोनों को टाल होने के लिए 100% प्रोटीन चाहिए, ठीक है जी, 100% प्रोटीन चाहिए।
अब मान लो ये डिफेक्टेड है तो उतना ये तो प्रोटीन तो बना ही नहीं पाएगा, डिफेक्टेड है तो डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा यार, डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा। अब देखो डिफेक्टेड प्रोटीन है तो उसका कोई काम ही नहीं है ना फिर। तो जो नॉर्मल वाला है ना, जो नॉर्मल वाला है जो कि टॉल हाइट को वो कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, तो ये उतना प्रोटीन बना लेगा जितना कि टॉल हाइट होने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो मान लो 50 इसने बनाना था, 50% इसने बनाना था, तो मान लो इसका 50% ये नहीं बना पाया, तो ये वाला तो सही है ना, ये वाला तो नॉर्मल जीन है ना, तो ये मान लो ये पूरा का पूरा 100% ही बना लेगा। इसको बोलेगा तुम बीमार हो, ठीक है, सारा काम मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही प्रोटीन बना लेता हूँ उतनी, तो प्लांट की हाइट टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पे कहानी सुनो, दिस इज होमोजाइगस टॉल, ये टॉल है बट ये होमोजाइगस टॉल है, और दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल। अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है आपको बता चुकी हूँ, पहले वाला लेक्चर लगाना। होमोजाइगस ये है कि कोई भी दो एलील, अब इधर को दो एलील है, तो कोई भी दो एलील जो आगे दो ट्रेट्स के लिए, सेम ट्रेट्स के लिए कोड करे, उसे हम होमोजाइगस बोलते हैं। और जो भी दो एलील डिफरेंट ट्रेट के लिए कोड करें, यहाँ पर भी एलील है, यहाँ पर भी एलील है, ठीक है, तो वो अगर डिफरेंट ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं तो इट मीन्स वो हेटेरोजाइगस है। ये इसका अलग ट्रेट है, ये टॉल के लिए वो डिसाइड कर रहा है अपना, तो ये स्मॉल को ड्वार्फ को डिसाइड कर रहा है, बट है तो टॉल ना। आगे जो हमें रिजल्ट मिला, जो प्रोजेनी मिलेगी वो तो हमें टॉल मिलेगी ना, बट वो हेटेरोजाइगस टॉल होगी टॉल बट हेटेरोजाइगस। अब ये डिफरेंट ट्रेट है, ये सेम ट्रेट है। अब देखो मान लो दोनों बेचारे इधर का जीन दोनों का डिफेक्टेड हो गया, तो ये भी टी है, इधर भी टी है, डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा, दोनों में क्रॉसिंग करवा रहा हो तो स्मॉल टी आएगा, यहाँ पर ड्वार्फ आएगा। अब दोनों ही जीन्स उतना प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, वो लंबा हाइट को डिसाइड करे, बट अगर अच्छे जीन होते नॉर्मल तो उसकी तो हाइट बढ़ती ना, बट इधर को ये दोनों स्मॉल हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ड्वार्फ आया। मान लो यहाँ म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन की वजह से इनका जो आगे प्रोजेनी बनी वो ड्वार्फ बनी, छोटी हाइट का बना। दीज आर डोमिनेंट एलील, ये क्या है, डोमिनेंट एलील है, मतलब इसने इसको डोमिनेट करा है। ऐसे चीजें डोमिनेंट होती हैं दूसरे पे, और इधर का रिसेसिव आएगा। हमारा जो छोटी वाली हाइट होती है वो रिसेसिव होती है, और लंबी वाली हाइट हमारे लिए डोमिनेंट होती है। ये पहले भी बताया था, पर चलो इधर बता दिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेंडल ने 7 कैरेक्टर तो लिए थे स्टडी करने के लिए, बट उसने कहा कि अभी फिलहाल मतलब एक ही बारी में मैं सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी कर सकता हूँ, तो मैं एक कैरेक्टर को लूंगा और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। तो उसने लिया टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर, मतलब ट्रेट, प्लांट की हाइट उसने लिया कैरेक्टर स्टडी करने के लिए। उसने क्या किया, 1 कैरेक्टर विल बी स्टडीड, 1 कैरेक्टर विल बी स्टडीड। कौन सा लिया, प्लांट का हाइट, प्लांट का हाइट इज कैरेक्टर, और उसने एक कैरेक्टर लिया। अब देखो यहाँ पे बड़ा प्लांट है, एक उसने बड़ा वाला प्लांट लिया, मतलब एक टीटी, बड़ा वाला टीटी ले लिया, और एक छोटा वाला प्लांट ले लिया। अब उसने एक्सपेरिमेंट करना था भाई, ठीक है, बड़ा वाला टी ले लिया, छोटा वाला टीटी, मतलब ये टॉल है, ये ड्वार्फ। अब यार जब वो सेल्फिंग, मतलब जब वो सेल्फिंग नहीं बोलेंगे, जब वो क्रॉस करवाता तो उसे आगे कुछ टॉल मिलते, कुछ ड्वार्फ मिलते। तो उससे पहले उसने क्या करा, उसने सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग क्या करवाई उसने, पहले 2 टॉल प्लांट ले लिए, टॉल ही लिख देती हूँ सीधा, टॉल और टॉल का उसने मेटिंग करवा दिया, तो उसको आगे कुछ टॉल मिले और कुछ ड्वार्फ मिले, सेल्फिंग यहाँ पे मेटिंग करवा ली, ठीक है जी। अब उसने ड्वार्फ को निकाल दिया बाहर, फिर से उसने ड्वार्फ को निकाल दिया, फिर उसने टॉल को सेल्फिंग करवाई, और फिर कुछ टॉल मिले, कुछ ड्वार्फ मिले, फिर उसने क्या किया, ड्वार्फ को निकाल दिया। सेल्फिंग कराने से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो अपनी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करना चाहता था, इसीलिए उसने क्या किया, टॉल को सेल्फ मेटिंग करवाई, फिर उसको कुछ टॉल मिले, कुछ ड्वार्फ मिले, फिर उसने ड्वार्फ को साइड किया, फिर दोनों टॉल की उसने मेटिंग करवा ली, फिर उसको कुछ टॉल मिले, फिर कुछ ड्वार्फ मिले, फिर उसने ड्वार्फ को साइड किया, फिर उसने कुछ टॉल लिया, फिर से मेटिंग करवाई। अब जी मैंने आपको बताया था, मान लो टीटी ले लिया और
छोटा वाला टी और छोटा वाला टी ले लिया। अब आपको मैंने गेमिट्स बनाना सिखाए है ना, मतलब उसने एक टॉल प्लांट ले लिया, एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया। मीटिंग वो मैंने आपको करवाना सिखाया ना गेमिट्स बनाना, तो हम क्या करते हैं, एक को इधर कर लेते हैं, एक को इधर कर लेते हैं, यही करते हैं हम लोग, दोनों को अलग कर लेते हैं, दोनों को अलग कर लेते हैं, इसका भी इधर कर लेते हैं, इसको भी इधर कर लेते हैं। बट अगर दोनों ही एक जैसे हैं तो अलग करने की जरूरत नहीं है, एक एक ले लो। मान लो मैंने ये वाला टी लिया और इधर से एक ये वाला टी लिया, तो अब जब मैं इनकी क्रॉसिंग करवाती हूँ, मतलब यहाँ पे मैं इधर को ये वाला निशान बनाना है, मतलब आप वो करवा रहे हो, मेटिंग करवा रहे हो, तो क्रॉस करवा लिया आपने, इधर को इसने क्रॉस करवा लिया, तो आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको क्या मिला, टॉल प्लांट मिला। दिस इज ऑल टॉल, सभी आपको टॉल मिले, आपको ऑल टॉल मिले, सभी टॉल मिले आपको। बट ये कौन सा वाला टॉल है, दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल आपको मिला, होमोजाइगस नहीं है। अगर बड़ा वाला टी और दोनों बड़े वाले टी होते तो फिर आप बोल सकते कि होमोजाइगस है। अब इसने उसको डोमिनेट करा होगा ना, लेकिन है तो टॉल ना, है तो टॉल ना, दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल। अब ये वाला जो बना ना, इसको हम बोलेंगे कौन सी जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन, फैलियल जनरेशन। मतलब डायरेक्टली जो अपने माता पिता से आगे जो प्रोजेनी बनती है, जो बच्चा बनता है, उसे हम F1 जनरेशन बोलते हैं। कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है। अब इसको ही हम बोलेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, इसी को हम हाइब्रिड क्या होता है, दिस इज हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है कि आप दो अलग अलग कैरेक्टर को लेकर के आपस में मैच कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। और ये कौन सा वाला हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड। दिस इज किच पिच मच गया है, मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड प्लांट, ठीक है। कौन सा प्लांट है आगे, माँ बाप से आगे जो बना F1 जनरेशन जिसे हम बोल रहे हैं, ये कौन सी वाली हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड मतलब आप लोगों ने सिर्फ एक करेक्टर को चूज किया है, वन करेक्टर, वन करेक्टर को आपने स्टडी करा है। वन करेक्टर मतलब प्लांट की हाइट ली है ना आपने, और कुछ किया है आपने, प्लांट की हाइट के बेस पे आपने ये जनरेशन निकाली है, वन जनरेशन, तो मीन्स कि मोनो हाइब्रिड प्लांट है। और यहाँ पर जो क्रॉस हुआ, दिस क्रॉस इज बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। हमने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया। वो गेमिट बनाना यार अलग अलग किस लिए करने, एक किया तो एक एक ले लो ना, गेमिट बनाने का वो नहीं है अलग करने का। टॉल को लिया, ड्वार्फ को लिया, दोनों को आपस में मीटिंग करा ली, तो आगे जो बच्चा बना इसका वो क्या आया, ऑल टॉल, सभी टॉल आए। अब देखो मेंडल ने तो सोचा था कि मैं एक टॉल को ड्वार्फ को वो करवाऊंगा, मीटिंग करवाऊंगा, तो उसका बच्चा जो होना चाहिए वो तो इंटरमीडिएट होना चाहिए। इधर तो इंटरमीडिएट आया ही नहीं है, इधर हेटेरोजाइगस टॉल है, दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल, क्योंकि बड़े वाले टी ने छोटे वाले को डोमिनेट कर दिया ना, उसको दबा दिया। तो मतलब यहाँ पे एक अच्छा वाला जीन होने की वजह से हमारे पास ऑल टॉल है, बट हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है। एंड इसी को हम F1 जनरेशन बोलते हैं। और ये वाला जो है ना, इसको हम हाइब्रिड बोलेंगे। हाइब्रिड मतलब आपने दो करेक्टर को आपस में मैच कर लिया, एंड दिस प्लांट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड plant. Why? Because I am just studying only one character. मैं सिर्फ एक करेक्टर को यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, एंड दिस क्रॉस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वो क्रॉस जो एक करेक्टर के बीच में वो हुई हो, प्लांट की हाइट एक करेक्टर है, उनके बीच जो क्रॉस हुई हो, दिस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, अब आपको ये कैसे डिसाइड हुआ होगा कि ये मम्मी है या ये पापा है? मम्मी पापा कैसे डिसाइड करते हैं जब हम क्रॉस करवाते हैं? मम्मी पापा कैसे डिसाइड करते हैं कि ये माँ है ये बाप है? हमें कैसे पता चलता है, बताती हूँ। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये पी प्लांट है, ये फ्लावर लिया आपने, मतलब आपने दो फ्लावर ली, मतलब कैसे डिसाइड कर रहे हैं? अच्छा, इधर को एक फ्लावर है, ठीक है, इधर को फ्लावर है, आपने क्या करना है, जिसको आप माँ बना रहे हो, जिसको आप माँ बना रहे हो, उसकी प्री मैचुरेशन से, उसे मैच्योर होने से पहले, उस फ्लावर को मैच्योर होने से पहले आपने क्या करना है, मतलब मान लो यहाँ पे एंथर भी थे। अब पी प्लांट या पी फ्लावर इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट है। तो मान लो इधर को एंथर भी थे, अब जिसे आप मम्मी बनाना चाहते हैं, सारा खेल तो माँ का है, तो आप उसके एंथर को प्री मैचुरेशन से पहले रिमूव कर दो।
रिमूवल ऑफ एंथर कर लो, मान लो आपने यहाँ पे रिमूवल ऑफ एंथर करा, रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, बिफोर सेक्सुअल मैचुरेशन, उसको मैच्योर होने से पहले आपने उसके एंथर निकाल दिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्क्यूलेशन। अब आपने मान लो यहाँ से एंथर को रिमूव करा, एंथर को रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो आपका फीमेल पार्ट है, यहाँ पे ओवरी लगी है, सब कुछ है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक बैग लगा देना, एक पॉलीथीन या कुछ भी, बैगिंग कर लो, मतलब मान लो इसको आपने ढक दिया, बैगिंग कर ली, ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर, देन उसके बाद आपने इसको बैगिंग कर लेना। अच्छा, इधर अगर फ्लावर है, इधर भी वही है, ओवरी लगी है, तो इधर को एंथर है, इधर को भी एंथर है, मान लो 2 फ्लावर लिए थे आपने एंड इधर को भी एंथर है, ठीक है। अब आपको डिसाइड कर लिया ना कि आपने इसको मम्मी बनाया है, क्यों? क्योंकि आपने एंथर रिमूव कर लिए और इसका कोई चक्कर नहीं है, इधर ओवरी रहे भी तो कोई इशू नहीं है। आपने एंथर क्यों रिमूव किए? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, इसी के वो ना एंथर इस पे ना गिर जाए, तो इसलिए आप लोगों ने निकाला होगा, आपको पता है कि हमने यहाँ से एंथर निकाले तो माँ यही होगी, ठीक है। अब आपने बैगिंग कर ली, बैगिंग के बाद जब आपको पता लगा कि ये मैच्योर हो चुकी है, ये पूरा पार्ट, ये फीमेल माँ मैच्योर हो चुकी है, अब ये बच्चे बना सकती है, बच्चा पैदा करने के लिए रेडी है, तो अब क्या करेंगे आप, इसका पॉलीथीन हटाएंगे, इसका पॉलीथीन हटाया और यहाँ से कुछ एंथर लाए आपने, मान लो ये रेड वाले एंथर थे यार, रेड वाले एंथर लाए और कुछ छिड़क दिए, यहाँ सरफेस के ऊपर कुछ छिड़क दिए। अब जब ये एंथर आपने यहाँ पे छिड़क दिए ना, तो इसको वापस से रीबैगिंग कर दो। किस लिए रीबैगिंग कर रहे हो? ताकि आस पड़ोस के किसी फ्लावर का एंथर उड़े और इस पे ना गिर जाए, फिर तो इधर तो फिर नाजायज औलाद ही पैदा हो जाए, किसी और के बच्चे। हम तो चाहते ना कि पापा यही बने, अब इसको माँ बना दिया है तो इसको बड़े वाले टी से रिप्रेजेंट कर दो, मान लो माँ डोमिनेंट है और ये वाला टीटी छोटा वाला टीटी है। अब डिसाइड हो गया ना कि मम्मी कौन सी और पापा कौन से। अब जब ये मैच्योर हो गई है तो उसके ऊपर डाल दिए एंथर, अब आपने रीबैगिंग कर ली, अब वापस से रीबैगिंग कर ली, अब आपको डिसाइड हो चुका है कि मम्मी कौन सी है एंड पापा कौन सा है। आई होप आपको समझ में सब कुछ आ गया, ठीक है। कैसे करते? हाँ, जो माँ बनाना चाहते हो उसके एंथर निकाल दो, बैगिंग कर लो, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, इसलिए उसके एंथर निकाले, बैगिंग कर लेके कहीं और से, जब तक ये मैच्योर होती तब तक आपको पता लगे ना कि हमने इस पे बैगिंग किया, यही माँ है, किसी और का एंथर उड़ के इस पे ना गिर जाए। जब वो मैच्योर हो गई, सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है, माँ बनने के लायक है, जिसको पापा बनाया, जिसको आपने चूज किया कि बाप यही बनेगा इसके बच्चों का, उसी के एंथर डाल दो इसकी सरफेस के ऊपर, तब आपको समझ में आ गया ना कि ये माँ है, ये बाप, इन दोनों के ही आगे बच्चे पैदा होने। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। मेंडल का वर्क, मेंडल की हिस्ट्री, कैसे मोंक बना, कैसे उसने गार्डन कैसे लगाए उसने मोनेस्ट्री के बाहर, कैसे उसने वर्क किया, कैसे पब्लिश करा, कब मरा, कब पैदा हुआ, कब रिजेक्टेड हो गया, कब उसका वर्क रिडिस्कवर्ड हुआ। ये डेट्स याद रख लेना आप लोग, ठीक है। ये डेट्स एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं, ये डेट्स आपको याद रहनी चाहिए। इससे नेक्स्ट हम कल वाली क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा एंड वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप चाहते हो कि मेरे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले, देन टेलीग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा, चाहते हो मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना तो आपकी मर्जी है, ज्वाइन कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।